अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी आसेब का छठा हिस्सा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेग साहब अकलाए, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उन पर वार कर दिया और इस सफाई से वार किया कि उनकी गर्दन शानों के पास से कटकर दूर जा गिरी। मेरे होशो हवास गुम हो गए, खून का फवारा बुलंद हुआ और मेरा सारा लिबास ख़राब हो गया। जवाद बेग का एक लम्हे में खात्मा हो गया। उनका जिस्म कुछ लम्हे के लिए तड़पा और उसके बाद साकित हो गया। तब मोंगा मेरे जिस्म से बाहर निकल गया। उसने बड़ी दिलचस्पी से वो खोपड़ी उठा ली। मेरे पूरे बदन पर लर्जा तारी था। जिस्म से मोंगा के निकल जाने के बाद मैं अपनी असली हसीयत में था और मेरा बदन सर्द हुआ जा रहा था। ये क्या हुआ? अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये तो काम बड़ा संगीन हो गया। कत्ल मेरे हाथों हुआ था और जवाद बेग की खोपड़ी सामने पड़ी थी। मोंगा ने आगे बढ़कर वो खोपड़ी उठाई और वहीं बैठकर उसे अपने कंधों पर फिट करने की कोशिश करने लगा। बड़ा भयानक मंजर था और मैं फटी फटी आंखों से दीवार से टिका उसे देख रहा था। मेरा जिस्म जैसे बेजान सा हो गया और मैं अपने बस में नहीं था। ये माहौल देखकर दिल चाह रहा था कि चीखता हुआ भाग निकलूं। खंजर अब भी मेरे हाथ में था और उससे खून टपक रहा था। जो कुछ किया था मैंने अपने हाथों से किया था। फिर मोंगा ने झिल्लाकर खोपड़ी उठाई और जवाद बेग के बदन पर दे मारी। सत्यानाश ठीक से फिट ही नहीं बैठ रही, बेकार रही। कोई और खोपड़ी तलाश करनी पड़ेगी महाराज, कोई और खोपड़ी। मोंगा की आवाज़ रुक गई। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। ना मैंने और ना ही मोंगा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। जो कुछ हो रहा था वो तो मैं ही कर रहा था। आने वाला एक मुलाजिम था जो दूध का गिलास लिए हुआ था। गिलास प्लेट पर रखा था और उस पर एक कपड़ा ढका हुआ था। वो इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुआ, फिर रुका और उसकी कुर्सी की जानिब देखा, फिर उसके बाद खोपड़ी को, फिर मुझे और उसके बाद उसकी धाड़ गूंजी तो मेरे भी कान झंझना गए। वो लंबी छलांग लगाकर बाहर निकला, दरवाजे से टकरा कर गिरा और उसके बाद दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मेरे कानों में उसकी चीखें गूंजने लगी। खून खून, कत्ल, भागो भागो। वो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने वहशत से झरझरी ली। मेरा पूरा बदन खून आलूद था और मोंगा कमबख्त वो तो अब मेरी निगाहों से भी ओझल हो गया। खुदा उसे गारत करे। मैंने दिल ही दिल में सोचा। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर आए। ये मुलाजिम थे। इनमें वो मुलाजिम भी था जो दूध का गिलास लेकर आया था। वो अब चीख रहा था, पकड़ो इसको, यही है कातिल। ए खंजर फेंक दो, एक मुलाजिम ने कहा जो गालबन गेट का चौकीदार था। उसके हाथ में क्लाशनकोव दबी थी और वैसे भी खासा दबंग आदमी था। उसका रुख उसने मेरी जानिब करके कहा, खंजर फेंक दो वरना पूरा बदन छलनी कर दूंगा। मैंने घबरा कर जल्दी से खंजर फेंक दिया। पकड़ो इसे, बांध लो। फिर बहुत से मुलाजिम दौड़े। उन्होंने मुझे मजबूती से कस लिया। घर में जैसा कि फ़रा ने बताया था कि उसके सिवा कोई और नहीं रहता। फ़रा भी जाग गई और वहाँ पहुँच गई। मुलाजिम मुझे पकड़े हुए चीख रहे थे, रस्सियाँ लाओ, रस्सी लाओ। कुछ मुलाजिम रस्सी लेने दौड़े गए और उसके बाद मुझे कस दिया गया। मेरे दोनों हाथ मजबूती से पुश्त से बांध दिए गए। इसके बाद पूरे बदन पर रस्सी कसकर लपेट दी गई। फिर पैरों में भी रस्सियां बांधकर मुझे गिराया। फ़रा अंदर दाखिल हुई। एक लम्हे के लिए तो उसकी नज़र बाप पर नहीं पड़ी, लेकिन फिर उसने उसे देख लिया और दूसरे लम्हे उसकी दिल खराश चीख निकली। फिर वो लहराती हुई ज़मीन पर गिरी। वो बेहोश हो चुकी थी। मुलाजिम उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। मुझे वहीं दबोचे रखा, जबकि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। किसी से कहता तो क्या कहता। खून आलूद खंजर मेरे हाथ में था और मेरे अलावा तो और कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अब मुझे जवाद बेग का कातिल साबित करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी। मुलाजिम भाग दौड़ कर रहे थे। उनमें कुछ पढ़े लिखे आदमी भी होंगे। पुलिस को फ़ोन किया गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी शामत को कोई नहीं रोक सकता। कुछ कहता तो क्या कहता, तकदीर पर भरोसा करके खामोश हो गया। देखना है, अब जो भी होगा उसे देखना पड़ेगा। बहरहाल खासा वक्त इंतज़ार करना पड़ा और पुलिस आ गई। कातिल मौका पर पकड़ा गया था, इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी। थाने के इंचार्ज ने कड़कदार आवाज़ में कहा, किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं जनाब। आला कत्ल कहाँ है? इसी के पास था, हमने इसी बड़ी मुश्किल से निहत्था किया है। आप सब लोग बाहर आ जाओ, थानेदार ने कहा और उसके बाद वो पूरे कमरे का मुआयना करने लगे। मेरा भी उन्होंने सर से पांव तक मुआयना किया और घनी मूंछों के नीचे से ऊँ की आवाज़ निकालते रहे। फिर उन्होंने अपने मातहतों को हिदायत जारी की और उसके बाद मुझे डंडा डोली करके बाहर लाकर राहदारी में रख दिया गया। थानेदार साहब ने कहा, तुम में से एक बंदा मेरे साथ आओ और मुझे सारी सूरत हाल बताओ, सारा किस्सा क्या है। वो एक बंदा जो शक्ल से सचमुच अल्लाह का बंदा लगता था थानेदार साहब के सामने बैठ गया।
मैं राहदारी में रखा हुआ था और मेरे गिरदा पुलिस वालों का मजमा था। किसी से कुछ कहने की क्या गुंजाइश थी। मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली। अल्लाह के बंदे और पुलिस अफसर की गुफ्तगू मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम लोग कातिल को जानते हो? जी सरकार। कौन है ये? सोहेल साहब हैं जी ये, मुलाजिम ने बताया। ओए मैं कहता हूँ कौन है ये? कसम खाता हूँ जी ये सोहेल साहब हैं। और बंदे दे पुत्र मैं पूछता हूँ शनासा है ये? जी हाँ बिल्कुल, ये छोटी बेबी के मंगेतर हैं। ओए होए, मंगेतर हैं तो फिर मंगेतर के बाप को क्यों कत्ल कर दिया इसने? साहब जी मुझे नहीं मालूम। इस तरह के उल्टे सीधे सवालात मेरे कानों में पड़ रहे थे और मैं आंखें बंद किए ये सोच रहा था कि ये क्या मुसीबत मेरे सर आन पड़ी। दिल ही दिल में मोंगा को कोसने लगा। सच्ची बात यह है कि गलती मेरी ही थी। फैज़ खान का तो सारा ही घराना बिगड़ा था। मुझे जवाद बेग की मौत से इबरत हो जानी चाहिए थी। इस किस्म के कामों में ऐसा ही होता है। चाची जान खुद गलतकारियों का शिकार थी, मुझे भी उन्होंने बुरे रास्तों पर डाल दिया, मगर मुझे अपनी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं ये सब कुछ सीखने की कोशिश करता। अब ये गले पड़ गया तो मुझे भुगतना ही था। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहा। पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहीं और कुछ देर के बाद मुझे एक गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया। गाड़ी ही में मेरे हाथ पाँव खोल दिए गए और फिर हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गईं। रास्ते में किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं खामोशी से सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है थाने में जाकर मुझसे सवालात किए जाएंगे और मेरा बयान रिकॉर्ड होगा। मुझे एक बेहतर बयान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी सोचता हूँ कि इन लोगों को अपनी असलियत बताऊँ या फिर अपने आप को सोहेल जाहिर करूँ। ये मामला मुख्तलिफ था। उन लोगों के अहले ख़ानदान को मैंने सही सूरत-ए-हाल बता दी थी कि मैं सोहेल नहीं हूँ, लेकिन पुलिस को क्या ये बताना मुनासिब होगा? एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल आखिरी फैसला यही किया कि मैं पुलिस से कहूँगा कि मेरा नाम सोहेल है। दिल में एक बयान फिर तैयार कर लिया। थाने पहुँचा और मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। इंचार्ज साहब ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ करने लगे। मामला एक बड़े आदमी के कत्ल का था, इसलिए उन्होंने डीएसपी को भी इस बारे में इतला दी। बाहर क्या कुछ हो रहा था मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं इस मुसीबत से खासा दिल बर्दाश्ता था। फिर लॉकअप की ज़मीन पर लेटकर आंखें बंद कर लीं और कुछ देर के बाद सुबह हो गई। सुबह को मुझे एक डबल रोटी का टुकड़ा और चाय का एक प्याला दिया गया। ज़िंदगी में ऐशो इशरत सब कुछ नहीं होते। मेरे लिए तो ये सब कुछ बड़ी नेमत था, क्योंकि बचपन में जो ज़िंदगी गुजार चुका था वो बड़ी कठिन थी। चुनाचे सब्र के साथ पेट की दोज़ख भर ली। कम अज़ कम आगे के हालात के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया। अब मैं अहमक नहीं था, हर बात को जहन में रखता और ये जानता था कि सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। अभी तो सोहेल के ख़ानदान को इस बारे में मालूमात होंगी और उसके बाद उन लोगों की शामत आएगी। इधर कार्रवाइयाँ हो रही थी। फिर उस वक़्त दिन के 10:30 बजे जब मुझे अपने अलग कमरे में तलब किया गया। इंचार्ज डीएसपी साहब के हमरा मौजूद थे। उन्होंने गौर से देखा, फिर डीएसपी साहब की आवाज़ उभरी, कत्ल करने का बड़ा शौक़ है भाई तुझे? जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं। अरे कातिल तो पक्का लगता है। ये आपकी नातजुर्बेकारी है, वरना मैंने ज़िंदगी में कोई कत्ल नहीं किया। मेरे अल्फाज से डीएसपी साहब का गुस्सा चढ़ गया। हमारी नातजुर्बेकारी है, यही अर्ज़ कर सकता हूँ जनाब, आप मुझे पक्का कातिल कह रहे हैं। ओए तुमने उसकी पूरी खोपड़ी उतार कर रख दी, ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं। डीएसपी साहब, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मैं एक अच्छे ख़ानदान का नौजवान हूँ। बेहतर है कि आप इस सिलसिले में तस्दीक कर लीजिए। हाँ हाँ, तेरा ख़ानदान भी जान लेता हूँ। किस्सा क्या है? कोई किस्सा नहीं, मेरी मंगेतर मुझे अपने साथ ले गई। जवाद बेग साहब से मेरी बातचीत होती रही और मैं अपनी मंगेतर के साथ रात के खाने के बाद चहलकदमी करता रहा। फिर हम लोग सोने के लिए चले गए और उसके बाद अचानक मुझे जवाद साहब के कमरे से चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता उनके पास गया। दरवाज़ा खुला था, मैं दाखिल हुआ। कमरे में रोशनी थी और उस रोशनी में जवाद साहब का बेसर का फड़कता हुआ जिस्म देख रहा था। पास ही एक खंजर पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशानात थे। मैंने बेख्याली के आलम में ये खंजर उठा लिया और ये देखने लगा कि ये खंजर किसका है और इस पर कत्ल कैसे हुआ। बस इतनी देर में मुलाजिम आ गया जो दूध लेकर आया था और उसने शोर मचा दिया। मेरे अल्फाज पर डीएसपी साहब हंस पड़े। वही एक आम कहानी जो फिल्मों में होती है और अमली दुनिया में भी, लेकिन आधे लोग फिल्में देख देख कर ऐसी कहानियाँ गढ़ लेते हैं। तुम पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो। मैं खामोश रहा, जानता था कि इन लोगों के कब्जे में हूँ। कोई उल्टी सीधी बात मुँह से निकल गई तो सारा हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। फिर एक एएसआई ने अंदर आकर कहा, अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे। डीएसपी साहब और इंचार्ज साहब अपनी जगह से उठ गए। इंचार्ज साहब ने मौका पर मौजूद सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे यहाँ रहने दो, बस निगरानी रखना। सिपाहियों ने सलूट किया और वो दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद नाज़िम अली साहब, मेरी वालदा, भाई आज़म और भाभी आयशा हाँफते काँपते कमरे में आए। इंचार्ज साहब और डीएसपी साहब उनके हमरा थे। उनका रवैया अब किसी हद तक बदला हुआ था। ये तूने क्या किया सोहेल, ये तूने क्या कर दिया? आयशा बेगम यानी मेरी वालदा धाड़े मारती हुई बोली, सोहेल ऐसा तुमने क्यों किया? सोहेल तुमने हमें बर्बाद कर दिया। फरजाना बेगम बोली,
आप लोग यूं करें कि इस फर्द जुर्म पर अपनी गवाही तहरीर कर दें और मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। सोहेल क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, आज़म ने कहा। जनाब क़िबला आज़म साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे तो ये एक अजीब सी साजिश मालूम होती है अपने आप को फंसाने वाली। मैं नहीं जानता ये साजिश किसकी है। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना कोई हर्ज नहीं, मुझे भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं। खुदा के वास्ते हमें बता तो दे ये नौबत कैसे पहुंची। आज़म भाई बोले, मैं अपना बयान दे चुका हूँ, कोई रद्दोबल पसंद करें तो कर दीजिए। इंचार्ज साहब, क्या आप इससे तन्हाई में थोड़ी देर बात करने का मौका देंगे? असूली तौर पर तो मुनासिब नहीं जनाब, लेकिन डीएसपी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा कोई दखल नहीं। इनसे बात करके इजाज़त ले लीजिए। क्या बात करना चाहते हैं आप इनसे आज़म साहब? डीएसपी साहब, मैं इससे असल बात पूछना चाहता हूँ, हो सकता है लोगों के सामने ना बता रहा हो। पूछ लीजिए, लेकिन अगर असली बात आपको पता चल गई तो हमें भी बता दीजिएगा बराए मेहरबानी। जी बेहतर, मैं यही चाहता हूँ कि सूरत हाल खुलकर सामने आ जाए। हो सकता है कोई इसके खिलाफ साजिश हो। बाकी लोग कमरे से बाहर निकल गए, सिर्फ फरजाना, भाभी और आज़म भाई अंदर रह गए। सोहेल, क्या हुआ? तुम्हें खुदा का वास्ता सच सच बताओ, क्या तुम्हारा शादी ना करने का इख्तलाफ इस हद तक बढ़ गया कि तुमने जवाद बेग को कत्ल कर दिया? मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ जनाब, मैंने कहा। क्या? आज़म भाई बोले, मेरा तो ख्याल यह है कि आपने अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे सोहेल का रूप दिया है। ये काम आपको करना था, जवाद साहब को कत्ल होना था, और अब कातिल की हैसियत से मैं फंस जाऊंगा और आपका भाई बच जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। देखो सोहेल, अगर अब भी तुम इंतहा पसंदी पर आमादा हो तो खुदा के लिए ऐसा ना करो। हम तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी जमा पूंजी तक ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए हमें सच सच बात बताओ कि असल वाक़या क्या है। देखिए जनाब, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा, और अगर आपने गड़बड़ की तो मैं बयान दूंगा कि जवाद बेग को कत्ल करने की साजिश आप लोगों ने तैयार की थी और मुझे आला कार बनाया। सारे के सारे आप फंस जाएंगे। आज़म भाई का तो रंग उड़ गया। उन्होंने हिरासा निगाहों से बीवी की तरफ देखा। फरजाना भाभी को भी होश आ गया। वो दोनों खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए, और फिर न जाने क्या कार्रवाई हुई। डीएसपी साहब दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हाँ भाई, इब्तदाई तहकीकात तो थोड़ी बहुत हो चुकी हैं, कुछ बातें पता चल गई, और बड़ी अजीब बात है, अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। इरशाद फरमाइए जी। अरे कोई इरशाद नहीं। जी मैं सुन रहा हूँ, आप पूछिए। सुना है तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे? जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। और उससे बचने के लिए घर से भागे थे? जी बिल्कुल, आपने ये भी सही सुना। कहाँ रहे इतने दिन? मैं जी छांगा मांगा जंगल में रहा। क्या मतलब? जाहिर है जी छुपता फिर रहा था। अच्छा, फिर वापस क्यों आए? मैं खुद वापस नहीं आया, मुझे पकड़ कर वापस बुलवाया गया। सुना है तुम्हारे वालिद साहब ने जवाद बेग से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। जी हाँ जी, वो उधार खाने के शौकीन थे, और इस बात पर बात खत्म हुई कि तुम जवाद बेग के दामाद बन जाओगे। डीएसपी साहब बोले, जी हाँ, ये भी आपने ठीक सुना, मगर तुम ये नहीं चाहते थे। जी हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। तो इसके नतीजे में तुमने इस शादी से बचने के लिए जवाद बेग को ही कत्ल कर डाला। बस यही गड़बड़ है डीएसपी साहब, कत्ल मैंने नहीं किया। घर वालों में से किसी पर शुबा है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सारे बयान तुम्हारे खिलाफ हैं। कत्ल का इतराफ़ कर लो ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो सके। जो कुछ कर चुके हो अब उससे गर्दन बचाना मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कत्ल का इतराफ़ कर लो ताकि केस लंबा ना चले, हमारा भी वक्त ज़ाया ना हो। बाकी तमाम बातें अपनी जगह हैं। एक ऐसी चीज़ का इतराफ़ कर लूँ जो मैंने नहीं की है। हड्डियों में खुजली है हो रही है। चलो फिर ठीक है, हमारा ये थाना इंचार्ज बड़ा होनहार बंदा है। तुम एक नहीं बल्कि 10 कत्लों का इतराफ़ करोगे। वेरी गुड, तब तक तो मामला मेरे और इंचार्ज साहब के दरमियान छोड़ दीजिए, मैंने कहा, और डीएसपी साहब मुझे घूरते हुए उठ खड़े हुए। कुछ देर के बाद मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। जहन मुंतशिर था, तबीयत में शदीद गुस्सा था। बिला वजह कम वक्त मुझे वहाँ से पकड़ लाए, ज़बरदस्ती सोहेल बना दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन अब मैंने ज़रा संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि ये लोग आखिर मुझे सोहेल बनाने पर क्यों तुले हैं। हालांकि कत्ल का मामला मेरे इल्म में था, किसी को भी बताता तो मजाक उड़ाने के सिवा कुछ ना करता। असल बात मैंने कही ही नहीं थी। लॉकअप में पूरा दिन गुजर गया, फिर दूसरा भी। न जाने क्यों इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, गालिबन मेरे मामले पर तफ्तीश कर रहे थे। यहाँ के तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन तीसरा दिन दिलचस्पी का हामिल था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग फंस चुके हैं और मुसीबत में गिरफ्तार हैं। कई बार मैंने आज़म भाई को देखा तो एक बार वो वकील साहब के हमरा मेरे पास आए और वकील मुझसे उल्टी सीधी बातें करता रहा। फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि मुझे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अदालत में अजीब अजीब कहानियाँ अदालत में दोहराई गई। मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद की गई।
यानी ये कि मैं फ़रज से शादी नहीं करना चाहता था और उसके लिए मैं घर से भाग गया। फिर पकड़ा गया क्योंकि मामला कर्ज का था जो नाज़िम अली साहब ने जवाद बेग से ले रखा था। और इस सारे का ड्राप सीन ये हुआ कि सब लोगों की साजिश ने बिलाखिर जवाद बेग को कत्ल करा डाला। मुझे अफसोस था, असल बात ये नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं असली कहानी सुनाता तो अदालत में इसे फ़रेब समझा जाता। कौन यकीन करता इस कहानी पर। अलबत्ता चौथी या पांचवीं पेशी पर एक केस फिर बदल गया। जब मेरे बारे में जिरा हो रही थी उसी वक्त नाजिम साहब, आयशा बेगम, फरजाना के साथ एक नौजवान अंदर दाखिल हुए और नौजवान को देखकर मैंने आंखें बंद कर ली। ये सोहेल था, असली सोहेल। केस की नोयत ही बदल गई। जो बयान उन लोगों ने दिया वो इंतहाई काबिल नफरत था। आज़म भाई ने अदालत में कटहरे में खड़े होकर कहा, ये मेरा भाई सोहेल है। सारी कहानी इस तरह है, यानी कि हम लोगों ने कर्ज लिया था। सोहेल घर से सिर्फ इसलिए भाग गया कि वो शादी नहीं करना चाहता था और इसके बाद ये नौजवान न जाने कौन है सोहेल बनकर हमारे घर आया और इसने बताया कि ये सोहेल है क्योंकि ये सोहेल का बिल्कुल हमशक्ल है। हमने भी इसे तस्लीम कर लिया। ये कत्ल इसका 100% ज़ाती मामला है। किस बुनियाद पर इसने कत्ल किया जवाद बेग को, शायद जवाद बेग ने इसकी असलियत को पहचान लिया था। अब सोहेल वापस आ गया है, इसलिए हम इस केस से बरी होते हैं। वकील साहब ने पुरजोर दलाइल दिए और जज साहब ने उन्हें तस्लीम कर लिया। मेरी फिर शामत आ गई। जज साहब ने हुक्म दिया कि पहले इस नौजवान से इसकी असलियत उगलवाई जाए, इसके बाद केस आज सरे नौ अदालत में पेश किया जाए। मैं समझ गया कि एक बार फिर मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे और अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैं असल में हूँ कौन। मामला फिर पुलिस की तहवील में गया। चूँकि पहला केस ही डिसमिस हो गया था और मेरे करम फरमां वही इंचार्ज साहब थे। लॉकअप में उन्होंने मुझे रखते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा फराडिया है। और कौन है भाई तू? तेरा तो रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, कहाँ का बाशिंदा है, बहुत जालसाज मालूम होता है, बहुत बड़ा नौसरबाज है तू। हम समझ गए 2 घरों की दौलत पर कब्जा करना चाहता था और पूरे का पूरा गैंग है मुझे लगता है तेरे साथ। मेरा एक गैंग है इंचार्ज साहब, मैंने जवाब दिया। ओए होए जियो, कौन लोग हैं शामिल हैं उनमें? बड़े बड़े नाम हैं इंचार्ज साहब, अगर आपने उन पर हाथ डाल दिया तो आप समझ लिए आपकी चांदी हो जाएगी। और तूने हमारी चांदी कराई तो हम भी तेरी चांदी करा देंगे, समझ रहा है ना? हमारे हाथ बड़े लंबे हैं, किसी की गर्दन में फंदा डाल दे, फंदा फिट हो जाए। ये तो हमारे ऊपर छोड़ दे, बस तफसील बता। थोड़ा सा वक्त देंगे आप मुझे? हाँ हाँ ऐश कर, ये लॉकअप तेरी कोठी है, जो खाने को मांगेगा मिलेगा, रात को बिस्तर भी दिया जाएगा। तू सोच ले, गौर कर ले, काम के बंदे पकड़वा दे, बस समझ ले तेरी जान छूट गई। इंचार्ज साहब मुझ पर कुर्बान हो रहे थे और मैं सूरत हाल समझ रहा था। ये भी एक दिलचस्प मरहला था, जब तक थोड़ी आसाइशें मिलती हैं हासिल कर लूँ। इसके बाद इंचार्ज साहब का डंडा होगा और मैं डंडे खाने से पहले ज़रा कुछ खा लेना चाहता था। इंचार्ज साहब को खुश रखना मेरे लिए ज़रूरी था। तकदीर का फ़ैसला क्या होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे भी तन बा तकदीर हो गया था। कुदरत ने ज़िंदगी की गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई थी तो अब इससे आगे की जिम्मेदारी भी वही थी। हकीकत यही कि इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए अगर दिल में ईमान बाकी है। सज़ाए मौत भी हो सकती थी, लेकिन कुछ बेफिक्री सी दिल में पैदा हो रही थी। अगर मौत मुकद्दर है तो फिर यही सही। कई बार अदालत में पेशी हो चुकी, वो लोग तो अब बरी होकर चले गए। मेरी मुराद सोहेल के अहले ख़ानदान से है। कमबख्त ऐसे तोता चिशम निकले कि पलट कर भी नहीं देखा। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था। लॉकअप के अंदर इंचार्ज साहब ने कुछ मालूमात लीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मार पीट तक नौबत नहीं आई। इंचार्ज साहब ने जब पूछने के लिए ड्राइंग रूम में बुलाया था तब मैंने एक कहानी घड़ ली। मैंने इंचार्ज से कहा, असल में मैं एक आवारागर्द हूँ। सोहेल के बारे में मुझे मालूमात हासिल हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना मौका से फ़ायदा उठाया जाए। फिर जवाद बेग साहब के पास पहुँच गया तो वो मुझे पहचान गए तो मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। इतराफ़े कत्ल और उसकी वजूहात चूँकि इंचार्ज साहब के सामने थी, उन्होंने मुझे खूब ठोक बजाया और मार पीट की नौबत नहीं आई और एक बार फिर जेल के लॉकअप में मैं चला गया। फैसले का इंतज़ार था, दिल में अजीब ख्यालात थे, यहाँ तक कि आखिरी पेशी का दिन आया। रात को मुझे इतला दे दी गई कि कल पेशी है और कल ही मेरा फ़ैसला हो जाएगा। दिल में अजीब सी खलिश थी। मैंने वो नहीं किया जिसकी पादाश में मुझे यकीनी मौत की सज़ा होने वाली थी। मैं इंसानी एहसासात से आरी तो नहीं था। मुझे फांसी दी जाएगी, रस्सी का फंदा मेरे गले में डाला जाएगा, पैरों के नीचे तख्ता होगा, तख्ता हटेगा तो मैं रस्सी में झूल जाऊंगा, दम घुटेगा, न जाने जान निकलने में कितनी देर निकलेगी। बेइख्तियार हाथ गर्दन पर जा पड़े। इस कोठी में तन्हा था और न जाने कैसे एहसासात। फिर कुछ गनूदगी तारी हो गई और कुछ आहटें सुनकर मैं उठ बैठा। देखा तो वो कमबख्त बेसरा मोंगा मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं उछल पड़ा। मोंगा तुम? हम हैं महाराज।
कमबख्त तो फिर यहाँ अमरा, क्यों दास हैं तुम्हारे महाराज? लानत है तेरी गुलामी पर, मुझे अजाब में गिरफ्तार करवा दिया और कहता है मेरा दास है। अरे महाराज, दोष आपका है, मेरा नहीं। क्या मतलब है तेरा? जाप पूरा कर लेते तो हम भी पूरे होते, अधूरे काम तो फिर ऐसे ही होते हैं ना महाराज। तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया, हम भी तुम्हारे साथ अधूरे हैं। पूरे होते तो तुम्हारी हर बात मानते, एक आवाज़ पर हाजिर होते तुम्हारे सामने और हर हुक्म की तामील करते। तू बेगैरत, अब बता मैं क्या कर सकता हूँ? तेरी वजह से मैं मौत की दहलीज पर जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अरे वाह, आखिरी लम्हात ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? तुम मर गए तो हम तो सारा जीवन बेसर के गुजार देंगे। जाप तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? लानत है तुझ पर और तेरे जाप पर, और लानत है उस राधन लाल पर जिसने अपनी गर्ज के लिए मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। मैं इस मुसीबत में फंस गया, कहीं का नहीं रहा। मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारता, मैंने कौन सी शहनशाहियत मांगी थी? 2 वक्त की रोटी, बदन ढकने को कपड़ा, और बस मेरी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे ही हुआ है। हिम्मत करो महाराज, हिम्मत करो। मैंने कहा काश मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता, और मोंगा हंस पड़ा। फिर बोला महाराज, मेरे टुकड़े हो ही नहीं सकते, मन चाहे तो हसरत पूरी करके देख लो। मगर तुम खुद सोचो, तुमसे अगर तुम्हारी खोपड़ी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? चल दफ़ा हो जा, अब यहाँ क्यों आया है मेरे पास? पता है कल क्या होने वाला है? हाँ, मुझे क्या पता, मैं कल की खबर नहीं रखता। हम रखते हैं महाराज। क्या होने वाला है कल? जज साहब फैसला लिख चुके हैं। कैसा फैसला? मालूम ना होगा तो क्या होगा? अरे हमारी खोपड़ी का सवाल है, हम भी ऐसे नहीं रहना चाहते। मैंने पूछा क्या फैसला लिखा उन्होंने? सजाए मौत दी गई है तुम्हें, कल फैसला सुनाया जाएगा। मेरा दम घुटने लगा, वो बात सामने आ गई जिसका मुझे खदशा था। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मरवा दिया तूने मुझे। अरे नहीं महाराज, ऐसे तो तुझे मरने नहीं देंगे। अब कैसे बचाएगा मुझे यहाँ से? चलो यहाँ से। हाँ, बाकी सब तो अंधे हैं ना, और ये जेल तेरे बाप की है, मैंने कहा, और जवाब में मोंगा हंसने लगा। उसकी बकरू हंसी मुझे बहुत भयानक लग रही थी। उसने कहा, तुमने ये नहीं सोचा महाराज कि मैं यहाँ कैसे आया? यार तेरी बात और है, तू बदरू है। ये बदरू तुम्हारे शरीर में दाखिल होगी तो तुम भी बदरू बन जाओगे। क्या मतलब? बताते हैं, अभी उठकर खड़े हो जाओ। न जाने क्यों मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर मैंने वही कैफियत महसूस की, मोंगा फिर मेरे बदन में दाखिल हो गया। पहले मेरा बदन भारी हुआ और उसके बाद हल्का। जेल की सुलाखों पर मोटा सा ताला लटका था। सामने ही संतरी था, लेकिन वो हमारी जानिब मुतवज्जो नहीं था। दरवाजे से बाहर आकर मैंने हैरत से बंद ताले को देखा, फिर वहाँ से आगे बढ़ा। संतरी के कदमों की धमक मुझे अपनी कनपट्टियों में महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी मुझ पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाएगी। एक कैदी के फरार का यही अंजाम होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं इस राहदारी की सीढ़ियाँ तय करके नीचे आ गया, फिर इत्मीनान से चलता हुआ जेल के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी हैरतें अरूज पर थीं। सारे के सारे अंधे हो गए थे, मुझे कोई नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि मैं जेल के दरवाजे से बाहर आया। अब खुली दुनिया मेरे सामने थी। मोंगा ने कहा, चलते रहो महाराज, चलते रहो। अब ये ना सोचना कि तुम्हें करना क्या है और क्या कर रहे हो। ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, गोया मेरे अंदर से बोल रहा हो। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन पर पाया। ट्रेन सामने खड़ी थी। मैं बड़े इत्मीनान से चलता हुआ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट से अंदर दाखिल हुआ, फिर एक सीट पर बैठ गया। मोंगा अब भी मेरे अंदर था। ट्रेन यहाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी। कुछ लम्हे के बाद इंजन ने विसल दी और फिर चक चक करती आगे बढ़ गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था और फरहत बख्श भी। ज़िंदगी बच जाने का तसव्वुर किस कदर दिलचस्प होता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को इस मरहले से गुजरना पड़े तो पता चले। मेरे अंदर की ख्वाहिशें बेदार थीं और मैं मुतमईन था। फिर मोंगा मेरे अंदर से निकल गया और मेरी कैफियत बहाल हो गई। लेकिन वो एक परछाई मैंने अपने करीब ही देखी जो मोंगा की शख्सियत थी। शुक्र है मेरे पास बैठा था। मोंगा, जी महाराज। तू मुझे निकाल लाया, लेकिन मेरी हैसियत क्या हो? क्या हैसियत? एक कातिल फरार हो गया जेल से, क्या मुल्क भर की पुलिस उसे तलाश नहीं करेगी? अरे करती है तो करती रहे, भाड़ में जाए, हमें इसकी क्या परवाह। और तुम्हें भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, जो हम तुमसे कह रहे हैं उसे गौर से सुनो। सुना भाई, जिस तरह भी बन पड़े किसी साधु संत से राब्ता कायम कर, जिससे वो जाप पूछ, फिर खुद ही अपने दिमाग पर जोर दो। जाप याद आ जाए तो उसे पूरा करो। देखो, हम तुमसे भाग नहीं रहे महाराज। तुम जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हमारी खोपड़ी हमें मिल जाए, हम सुकून से रहेंगे, तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। मगर यार, जाप तो मुझे आता नहीं। वो तो कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता सिवाय किसी ऐसे काले इल्म के माहिर साधु संत के जो इस तरह के जाप जानता हो।
अगर तुम किसी ऐसे साधु संत से मिल लो तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। अब तुम ही मुझे किसी साधु से मिला दे ताकि मेरी जान छूटे। हम तलाश में हैं महाराज, मगर इस दौरान क्या होगा? ऐश करोगे महाराज, और क्या होगा? क्या मतलब, क्या नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए? राजा बनाएंगे तुम्हें राजा। अभी तो तुमने मुझे भंगी बना रखा है, दर बदर मारा फिर रहा हूँ। देखेंगे देखेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम्हें क्या मालूम महाराज, हम बदरूहों के भी बहुत मसाइल होते हैं, तुम नहीं समझोगे। खुदा की लानत हो तुझ पर। खुदा का नाम लेते ही मोंगा मेरे पास से गायब हो गया। मैंने उस पर परछाई को फिजाओं में गुम होते देखा और गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। कंपार्टमेंट में चंद खानदान बैठे थे, सब के सब अपने कामों में मसरूफ थे, किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी। मुझे दफतन अपने लिबास का एहसास हुआ, लेकिन मेरी निगाहें उस वक़्त फैल गईं कि अब मेरे बदन पर कैदियों के लिबास के बजाय एक आम सा लिबास था। मुझे पता भी नहीं चल सका कि कब ये लिबास मेरे बदन पर आ गया, लेकिन इससे मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि मोंगा बेवकूफ़ नहीं। जेल से बाहर निकाला है उसने मुझे, लेकिन लिबास भी तब्दील कर दिया, वरना फ़ौरन ही फंस सकता था। मुझे उसके अल्फाज याद आ गए। उसका कहना था कि वो मुझे मौत की आगोश में नहीं जाने देगा, क्योंकि खुद उसके सर का सवाल है। या खुदा, मैं ये सर कहाँ से उसे दूँ? क्या उस मनूस जाप के बगैर ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि उस बदनसीब का सर उसे वापस मिल जाए, वरना वो न जाने क्या करता फिरेगा। इसके अलावा कुछ और एहसासात भी दिल में आए। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठा बगैर टिकट के था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। जो थोड़ी रकम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल कल्लाश था। मैंने अपनी जेबें टटोली और मुझे अपनी किसी जेब में कागज़ की खड़खड़ाहट महसूस हुई। निकाल कर देखा तो रिजर्वेशन थी जो मेरे नाम की थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। कुछ सुकून तो मिला। बेइज्जत करके कम से कम रेल के डिब्बे से नहीं उतारा जाऊंगा। टिकट चेकर ने टिकट चेक करके वो भी मुतमईन हो गया। कई बार डाइनिंग कार के बैरे मेरे सामने से गुजरे। भूख लग रही थी, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं था। न जाने मोंगा ने ये शोबा खाली क्यों छोड़ दिया था। बात कुछ समझ में नहीं आई। सफ़र जारी रहा। मैं भूख से बिलखता रहा। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया। ट्रेन का आखिरी स्टॉप आया। मैंने इस अजीमुशान स्टेशन को देखा, नीचे उतर गया। बदन पर नहकाहत थी। सामने एक अजीमुशान शहर फैला था और मैं बेबसी से हर एक इंसान की सूरत देखता आगे बढ़ रहा था। कई बार मोंगा को आवाज़ दी, लेकिन उस बदबख्त का कहीं पता नहीं था। मुझे इस आसेब से निजात दिलाओ। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाजार भरे पड़े थे, ज़िंदगी पर रौनक थी। न जाने कौन सा शहर था। फिर थक हार कर एक जगह बैठ गया। मुझसे कुछ फासले पर एक भरा पूरा बाजार था। मैं बाजार से हटकर बैठा था। अचानक बाजार में कुछ शोर मचा और मेरी गर्दन उस तरफ उठ गई। कुछ लोग सामने की सिमत दौड़ लगा रहे थे और चीखते जा रहे थे। फिर पीछे से कोई मेरे पास आकर बैठ गया और मुस्कुरा कर कहा, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो जल्दी से बोला, प्यारे भाई, मुझसे इस तरह बातें करो जैसे हम बहुत देर के यहाँ बैठे हैं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सख्त मुसीबत का शिकार हो जाऊँगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? और जासूस आज़म, ये बाद में पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। इस वक्त तो मेरी मदद करो। देखो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये मेरी जानिब रुख करके बैठ जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, वरना ये लोग मेरी हड्डी पसली कर देंगे। मेरे जहन में कोई बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं उससे बातें करने लगा। वो भी मुझसे हंस हंस कर बोलने लगा, जैसे हम दोनों काफ़ी देर से यहाँ बैठे बातें कर रहे हों। लोग हमारे करीब आए, हमें देखते हुए आगे गुजर गए। वो अब भी भाग दौड़ कर रहे थे। उस शख्स ने कनखियों से उन लोगों को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो? वो कहने लगा, मेरा नाम हिकमत है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम नादिर है। मैंने कहा, यह किस्सा क्या था? कहने लगा, यार क्या बताऊं, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए न जाने क्या करना पड़ता है। एक भाई की जेब साफ़ कर दी, पता नहीं क्या है पर्स में, लेकिन शोर ऐसे मचा दिया जैसे दुनिया भर की दौलत जेब में रखी हो। हिकमत ने कहा और अपनी जेब से एक पर्स निकाल लिया। पर्स में काफ़ी नोट थे। उसने पर्स वहीं बेंच के नीचे डाला और बोला, आओ चल रहे हो, कम से कम इस खुशी में तुम्हारी दावत हो जाए। दावत का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। रोटी का बंदोबस्त हो रहा था, चुनाचे मज़ीद कुछ पूछे बगैर मैं उसके साथ चल पड़ा। फिर एक दरमियाने दर्जे के होटल में दाखिल होने के बाद हम दोनों मेज़ के गिर्द बैठ गए। उस हिकमत ने कई खानों का आर्डर दिया। वेटर गर्दन घुमाकर चला गया। हिकमत ने फ़खरिया निगाहों से मुझे देखा और बोला, अब क्या क्या किया जाए यार, ये शानदार ज़िंदगी गुजारने के लिए जेबों की सफाई तो करनी पड़ती है। मैंने कहा, अच्छा तो तुम जेब कपते हो? अरे नहीं भाई, जेब कतरा मत कहो, फ़नकार कहो। आजकल हर शख्स फ़नकार है। और सुनो भाई, कोई फ़न मामूली नहीं होता। सफाई से किसी की जेब में उंगलियां डालकर पर्स निकालना बहुत बड़ा फ़न है। इसे देखो ना, हर शख्स तो फ़नकारी कर रहा है अपना अपना फ़न।
ٹھیک ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر تم ہو کون پیارے بھائی؟ چہرے سے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اکیلے ہو. کیا یہ بات میرے چہرے پر تحریر ہے؟ میں نے پوچھا. یار آئیڈیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس نے کہا اور ہنسنے لگا. میں اس کی ہر طرح دلجوئی کر رہا تھا کیونکہ ابھی چند لمحات کے بعد کھانا آنے والا تھا. پھر ہماری میز پر پلیٹیں سج گئیں اور اس کے بعد میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کوئی مجھے کھلا رہا ہے, کھانے کی صفائی شروع کر دی اور خوب پیٹ بھر کر کھایا. وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے کہا, اکیلے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کوئی گھر ہے؟ نہیں. پکی بات ہے؟ ہاں یار بالکل, میں جھوٹ نہیں بولتا. تو پھر ایک بات کہوں, اگر مان لو ہاں میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. کم از کم ایک ساتھی مل رہا تھا, ایک سہارا مل رہا تھا, کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو. ارے یار تکلیف کا ہے کہ سب ٹھیک ہے, چلتا ہے, حکمت نے جواب دیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا. حکمت نے چائے طلب کرنی تھی. حکمت کی یہ کھولی مجھے بہت پسند آئی. سب غریب لوگ رہتے تھے, مصائب کی بستی, گندگی, زندگی کی سہولتوں سے محروم, لیکن انسانی محبت سے مالا مال. ہر شخص ایک دوسرے کی خیریت پوچھتا, ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ کا شریک ہوتا. اسے دیکھ کر مجھے اپنی بستی یاد آ گئی. انداز وہی تھا, اچھے برے لوگ یہاں بھی تھے. موٹے تازے بدن کی ایک خاتون رات سر ڈھکے اندر آئی. حکمت نے ان کا استقبال کیا. خالہ رقیہ, جب کسی زمانے میں انسان پر من و سلوہ اترتا ہوگا تو آپ جیسی خاتون آسمان سے اتر کر آتی ہوں گی اور لوگ آپ کا انتظار کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ عورت اپنے ساتھ کھانا لے کر آئی تھی. کہنے لگی, باپ رے باپ, تیری باتیں تو میرے سر سے گزر گئیں. میرا مطلب ہے جب بھی آتی ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہیں, اور تو جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے, کیا میں اسے بھلا دوں؟ لو خالہ رقیہ, میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ بس کہانیاں نہ سنا. بیمار پڑی تو مجھے دیکھنے والا کون تھا تیرے سوا؟ کتنے پیسے میری دوا دارو میں تو نے خرچ کیے, ایک پائی بھی مجھ سے نہیں لی, الٹا پھل بھی مجھے لا کر دیتا رہا. خالہ رقیہ کی اچانک نظر مجھ پر پڑی اور بولی, ارے یہ بچہ کون ہے, کونے میں چھپا بیٹھا ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. ارے میرا بھائی ہے خالہ, اس کا نام نادر ہے. اچھا, گاؤں سے آیا ہے؟ ہاں خالہ رقیہ. لو بیٹا کھیر کھاؤ, نیاز دلوائی تھی بڑے پیر کی, اب تمہارے بغیر بھلا میں کیسے کھا سکتی تھی؟ اچھا چلتی ہوں, جو چاہیے مانگ لینا. خالہ رقیہ چلی گئی اور حکمت نے گردن ٹیڑھی کر کے ہنستے ہوئے کہا, آؤ کھیر کھائیں. اس بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں. ویسے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. کوئی شوق ہے تمہارا؟ کیا شوق؟ میں نے پوچھا. یار کوئی گانا وانا سننے کا کوئی؟ میں مسکرا دیا. میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے ملا جی ہو. ارے نہیں حکمت, میری ایسی تقدیر کہاں, میں نے حسرت سے کہا. تو پھر آؤ آج تمہیں کھیل دکھائیں. بہرحال اس وقت ایک سہارا حاصل ہوا تھا اور مجھے اس سے پورا تعاون کرنا تھا. رات کو تقریباً 8:30 بجے وہ اپنی کھولی سے نکل آیا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچے سے مکان کے سامنے رک گیا. ایک خاص انداز میں دستک دی تو دروازہ کھلا. حکمت مجھے ساتھ لے کر اندر چلا گیا. یہ باقاعدہ ایک جوا خانہ تھا. لوگ جگہ جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. حکمت بھی ایک جگہ بیٹھ گیا. میں صرف دیکھنے والوں میں سے تھا کیونکہ مجھے تاش کھیلنے نہیں آتے تھے. البتہ کھیل پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. حکمت بہت شوق سے کھیل رہا تھا اور پھر اس کا چہرہ اترنے لگا. اس کے سامنے رکھی 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی آہستہ آہستہ دوسری جانب منتقل ہو گئی. یہاں باقاعدہ انتظام تھا. 1 روپے کے 100 نوٹوں کی گڈی مل جاتی اور اس کے بعد اسے کھیلا جاتا. حکمت ہار رہا تھا. میں نے کئی بار اسے روکا. تب تیسری بار اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا, نہیں نادر, کھیل میں ٹوکنے سے پورا کھیل خراب ہوتا ہے, تم بس خاموش بیٹھے دیکھتے رہو. میں نے فوراً ہی ایک دم محسوس کیا کہ حکمت کو میری مداخلت ناگوار گزری ہے, لیکن نتیجہ غلط نکلا. حکمت کے پاس جو کچھ تھا وہ ہار گیا. پھر وہ جیبیں جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر افسردگی تھی. پھر وہ باہر نکل آیا. میں خاموش تھا. اس نے میری خاموشی کو محسوس کر کے کہا, نہیں نادر, یہ تو زندگی کے معمول ہیں. 2 آدمیوں میں سے ایک کو جیتنا ہوتا ہے اور ایک کو ہارنا. میں یہاں سے اچھی خاصی رقمیں جیت کر نکل چکا ہوں. ظاہر ہے مجھے تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں, لیکن یہ اچھا نہیں حکمت. کیا اچھا ہے کیا برا ہر انسان کو پتہ ہے, لیکن وقت اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچنا چھوڑ دے. میرا ایک گھر ہے. میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے میں نے. ماں باپ کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی دفتر میں ملازم ہو جاؤں گا, خوب کماؤں گا اور وہ عیش کریں گے. میٹرک سے زیادہ تعلیم دلوانے کی ہمت نہیں تھی ان میں. مجھے انہوں نے یہاں احمد پور بھیج دیا اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اعلیٰ نوکری حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کروں, لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا. اوپر سے فاقہ کشی نے نڈھال کر دیا. ایک استاد مل گئے اور انہوں نے انگلیاں چلانے کا فن سکھا دیا. بس یار یہی زندگی ہے, مجبوری ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں, 3 بہنیں ہیں, 2 کی شادی کر چکا ہوں, تیسری بھی تقریباً جوان ہے. ماں باپ سے یہی کہا ہے کہ شہر میں نوکری کر رہا ہوں, کبھی کبھی چلا جاتا ہوں ان کے پاس,
लेकिन जो नौकरी कर रहा हूँ वो तुम्हारे सामने है। अलबत्ता बहनों की शादी इसी कमाई से की है। दिल दुखता है मगर क्या करूँ। तुम्हें पता है ज़िंदगी के हालात क्या हैं। यहाँ हर शख्स के सीने में एक दुख छुपा है, एक गम है। कभी कभी लोग जो नज़र आते हैं वो होते नहीं। हर शख्स यहाँ दो दो ज़िंदगियाँ गुजारता है। मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन रात को यहाँ हारने के बाद सुबह को मैं जो कुछ करूँगा वो भी गलत होगा। जब बुराइयाँ ही तकदीर में लिखी हैं तो तुम खुद बताओ मैं अच्छाइयाँ कहाँ से तलाश करूँ। मैं खामोश हो गया। हिकमत की ज़िंदगी बड़ी अजीब थी और मैं सोच रहा था कि उसके साथ रहकर मैं क्या करूँगा। अब इसके ऊपर पड़े रहना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह हिकमत मेरे साथ तैयार होकर आया। एक झोंपड़ा नमा होटल उसका हिसाब चलता था। वहाँ बैठकर हम दोनों ने नाश्ता किया। फिर हिकमत ने कहा आज हम रेस कोर्स चलेंगे, लेकिन इससे पहले अपना धंधा हो जाए। सुनो नादिर, तुम मुझसे कोई 100 गज़ दूर रहना, मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अगर हो सके तो ख़बरदार मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना। कोई भी हादसा कुछ भी हो सकता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने अपने हिसाब किताब बना रखे हैं। अगर कोई चक्कर चल जाए तो हम 3 घंटे से ज़्यादा अंदर नहीं रहते, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे भी कोई करम फरमा है। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इसके बाद मैंने हिकमत को काम करते हुए देखा। 2 हाथ मारे उसने, लेकिन ये शुक्र था कि ये हाथ उसने ऐसे लोगों पर मारे जिन्हें थोड़ी बहुत रकम के गुम होने का अफसोस नहीं था। शानदार गाड़ियों से उतरने वाले लोग। एक बेगम साहिबा थी उनमें, जिन्हें एक स्टोर में दाखिल होते हुए हिकमत ने अपने हाथ की सफाई दिखा डाली कि एक कोई और सेठ साहब टाइप की चीज़ थे। कुछ देर बाद हिकमत मेरे पास आ गया। यार आज तकदीर बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बस अपना एक असूल है कि जितनी ज़रूरत हो उतना, उसके बाद छुट्टी करो। वैसे भी 2 बजे रेस शुरू होती है, कहीं अच्छी सी जगह बैठकर खाना खाएंगे, इसके बाद रेस कोर्स चलेंगे। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर हिकमत मुझे एक टैक्सी में बिठाकर घुमाता रहा और उसके बाद हम रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रुकवा कर नीचे उतर गए। ऐश का खाना था। अगर इंसान भटकना चाहे तो एक लम्हे में भटक सकता है। मैं ये सोच रहा था कि हिकमत का काम बुरा तो नहीं है। लोग मारे मारे फिरते हैं, बोझ उठाते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को बस इतना मिलता है कि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन हिकमत के लिए दौलत कोई मसला नहीं है। उसने अपने कुछ असूल न बनाए हो और मेहनत से काम कर ले तो बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन फिर फौरन ही मैंने अपने ख्यालात की नफ़ी की और सोचा कि जिन लोगों की जेबों से वो निकालता है, बहरहाल दुआएं तो ना देते होंगे हिकमत को। कभी कोई गरीब इस तरह फंस सकता है कि उसकी आखिरी जमा पूंजी चली जाए। लेकिन मैं किसी को बदलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। खाने से फारिग होने के बाद हिकमत ने टैक्सी की और हम रेस कोर्स चल पड़े। ये दुनिया मेरे लिए अजनबी थी। दौलत का मजाक उड़ाने वाले, दौलत को ऐसे उड़ाने वाले छोटे छोटे कैबिनों में डब्बे रखे थे और घोड़े पर दाव लगाने वाले अपना अपना नंबर बताकर कार्ड हासिल कर रहे थे। नोट डिब्बों में डाले जा रहे थे और जब ये डिब्बा ऊपर तक जाता तो बुकिंग करने वाले पाँव से नोटों को नीचे सरका देता और नए नोटों के लिए जगह बनाता। मैं दिलचस्पी से ये मंजर देखता रहा। हिकमत रेस का खिलाड़ी था। उसने मुझे एक जगह बिठाया और बोला, मैं ज़रा काम करके आता हूँ। मैं खामोशी से दूसरे लोगों को देखता रहा। सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। मुझे अपने बराबर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और मेरा दिल एकदम धक से रह गया। ये कम वक्त यहाँ कैसे आ मरा, मैंने दिल में सोचा। मुझे पूरी तरह अंदाज़ा था कि वो मोंगा ही था। अरे महाराज, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? घोड़ों की दौड़ देख रहे हैं? क्या करूँ? अरे महाराज, बड़े मायूस नजर आते हैं। तुझे खुद मालूम है कि मेरी ज़िंदगी क्या है। अरे महाराज, दूसरों के बारे में सोचो तो कोई तुम्हारे बारे में भी सोचे। क्या मतलब? मोंगा है तुम्हारे पास, मोंगा के बारे में भी तो कुछ सोचो। तेरे बारे में तो मैं सिर्फ एक बात सोच सकता हूँ, मैंने जले कटे अंदाज में कहा। वो क्या? ये कि खूब तेज़ आग रोशन करूँ और तुझे उसमें डाल दूँ, मैंने जवाब दिया और वो हंसने लगा। यही तो हम कह रहे हैं, चले थे बैर कब्जे में करने के लिए, बैर का बेड़ा गर्क कर दिया। मोंगा, तू जानता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो होना था वो हो गया। तुझे इल्म है इस बात का? अरे तो हम क्या करें, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बता, मैं क्या करूं? वचन दो, अगर हमने किसी काम के आदमी को तलाश कर लिया और तुम्हें उसके पास ले गए तो तुम उसकी सेवा करके उससे वो जॉब हासिल कर लोगे। तू जिम्मेदारी कबूल करता है मोंगा? अरे भाई, अगर इंसान मिल गया, अगर हमें कोई, तो हम पूरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। मगर बात इंसानों की है ना, तुमने इससे बना ली तो बात बनेगी। तो फिर बता, मैं क्या करूं? वचन दे दो हमें, तलाश हम करेंगे, मिल गया तो तुम्हें बताएंगे और तुम्हें उस आदमी तक पहुंचाएंगे। चल ठीक है मोंगा, मैं वादा करता हूँ, अगर वो जाप मुझे किसी भी तरह दोबारा इल्म हो गया तो मैं उसे मुकम्मल करके तेरी गर्दन पूरी कर दूंगा। चलो ठीक है, उस समय तक के लिए हमें तुम्हारा जीवन बनाए देते हैं। क्या मतलब? अभी वो तुम्हारा दोस्त थोड़े से पैसे जीत कर आएगा, उसके बाद हम तुमसे वो कुछ कहें वो कर देना, इतनी दौलत ला देंगे कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा।
थोड़ी देर के बाद दौड़ शुरू हो गई। मोंगा मेरे पास था। मैंने लोगों में हंगामा देखा। पहले तो मैं समझा कोई गड़बड़ हुई है, बाद में पता चला कि घोड़े दौड़े हैं और जिन जिन लोगों ने घोड़ों पर कुछ लगाया है वो अपने घोड़े का नाम लेकर चीख रहे हैं। एक अजीब तमाशा था। मैं और थोड़ी देर के लिए मोंगा मेरे दिमाग से निकल गया। फिर दौड़ ख़त्म हुई और हिकमत गर्दन लटकाए वापस आ गया। मुझे मालूम हो गया। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तकदीर जुए में तो अपना साथ देती नहीं, एक आध बार जीता हूँ बस, बाकी सारी ज़िंदगी हारता ही रहा। मैंने पूछा, कितने पैसे हारे? बस यार, एक टिप मिली थी, खासी बड़ी रकम लगा दी। अब कितनी रकम है तुम्हारे पास? वो चौंक कर पूछने लगा, क्यों? मैंने कहा, मुझे दोगे? आधी निकल गई है, आधी बची, तुम ले लो भाई, अगर जाती है तो जाती रहे। तो फिर लाओ, मैंने कहा और उसने वो रकम निकाल कर मुझे दे दी। अच्छे खासे पैसे थे। न जाने क्यों मैंने भी दिल में ठान लिया कि मोंगा की बात ट्राई करूंगा। फिर दूसरी रेस के लिए घोड़े सामने लाए। बड़े शानदार घोड़े थे, लेकिन इनमें से एक टट्टू भी था। उसे टट्टू ही कहा जा सकता था। आम घोड़ों की निस्बत इस घोड़े की इस रेस में शमूलियत बड़ी अजीब थी, लेकिन बहरहाल उसे रेस में डाला गया था। मैं हिकमत के साथ घोड़ों का जायज़ा लेता रहा। हिकमत, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये रकम किसी घोड़े पर लगाओ तो तुम मान लोगे? हाँ भाई, मान लूँगा। बस तो फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। मेरे मुंह से ये भी लफ्ज़ निकले थे कि मुझे मोंगा की परछाई नजर आई। उसने मुझे हाथ से इशारा किया और मैं उस परछाई को देखने लगा। परछाई आहिस्ता आहिस्ता उस टट्टू की जानिब बढ़ रही थी और कुछ लम्हों में मैंने घोड़े को अपनी जगह से उछलते देखा। वो खासी उछल कूद मचा रहा था। मोंगा उसके करीब गया। फिर आहिस्ता से मोंगा को मैंने घोड़े के बदन में दाखिल होते देखा, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मेरे अंदर दाखिल हो जाता था। घोड़ा पुरसुकून हो गया। मैंने हिकमत से कहा, हिकमत, ये रकम इस घोड़े पर लगा दो। वो कहने लगा, किस पर? मैंने कहा, वो जो 5 नंबर, वो शार्ट स्लिम। मैं नहीं जानता यार, बस तुम उस पर लगा दो। यार वो घोड़ा कहाँ है? तो फिर उसे रेस में क्यों लाए? किसी का सिफारशी घोड़ा है। यार घोड़ों की भी सिफारिश चलती है। अरे घोड़ों का क्या क्या चलता है, तुम्हें क्या पता? तो फिर तुम इस पर लगा दो। वो कहने लगा, यार मेरा ख्याल है तुम पहले आदमी हो, ये जो टट्टू है ना, जो इस पर तुम पैसे लगा रहे हो, ये 200 गज भी दौड़ जाए तो बड़ी बात है। मैंने कहा, अगर ये रकम तुम मुझको देने का वादा कर रहे हो तो मेरे कहने के मुताबिक इसे लगा दो, इसका भाव भी बहुत ज़्यादा होगा। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। चलो ठीक है, तुम पर कुर्बान। वो मान गया और उसने वो रकम उस घोड़े पर लगा दी। फिर हंसता हुआ बोला, किराए के पैसों की फ़िक्र मत करना, बस मिल जाती है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद रात का खाना रकिया खाला से मांग लेंगे, या फिर रास्ते में थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घोड़े ट्रैक पर चल रहे थे। फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे और हम इंतज़ार करने लगे। बड़े बड़े कदावर घोड़ों के सामने हमारा टट्टू नज़र भी नहीं आ रहा था। फायर हुआ और घोड़े दौड़ पड़े। अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, टट्टू सबसे पीछे चला आ रहा था। फिर पहला टर्न पूरा हुआ। जहां पना नामी एक घोड़ा जो गहरे स्याह रंग का था सबको पीछे छोड़ता आ रहा था। फिर लेकिन न जाने कहां से टट्टू ने जोर पकड़ा और उसके बाद वो आन की आन में तमाम घोड़ों को क्रॉस करता हुआ जहां पना तक पहुंचा। हिकमत की आंखें फटी रह गई। उसका मुंह खुला और एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकला। फिर दूसरे टर्न पर आने के बाद शार्ट स्ट्रिम ने जहां पना को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया और फिर आखिर में वो रेस जीत गया। सब लोगों पर सन्नाटा तारी था। दूसरे नंबर पर जहां पना ही था। इसके बाद बाकी घोड़े। हिकमत ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया और नाचने लगा। कुछ लोग और भी नाच रहे थे। पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से इस घोड़े पर पैसा लगाया था। काफ़ी नोट हमारे पास आ गए और हिकमत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आपे से बाहर हो गया। अब तीसरी रेस के बारे में बताओ। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, बाद में बताऊंगा। यार तुम सच बताओ, तुम तो बड़े माहिर खिलाड़ी हो। या सच या झूठ की बात मत करो, वो हिकमत बस खेलते रहो। तीसरी रेस में भी मोंगा को एक घोड़े के बदन में दाखिल होते देखा। ये इशारा होता था। दूसरा घोड़ा भी जीता। इसके बाद 5 रेसों में से 4 रेसें हमने जीती और हमारी नोटों की गड्डियाँ जमा हो गई। हिकमत पर तो गशी के दौरे पड़ रहे थे। हमने नोटों को लिबास में छुपाया और हिकमत कहने लगा, यार एहतियात से चलना, कहीं रास्ते में कत्ल न कर दिए जाएं। हिकमत के तो खुशी से पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नोटों को छुपाने के लिए मैं बेकल हुआ जा रहा था। रात का खाना घर पर खाया। हिकमत की जान पर बनी थी। न जाने क्या उलफल बक रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे नोटों के पास बैठे पाया और मुझे हंसी आने लगी। मोंगा ने काम कर दिखाया था। अब आगे देखना था कि क्या होता है। इसके बाद हमारे सितारे बदलने शुरू हो गए। ताश खेलते तो दौलत हमारी तरफ से रखती, खेलते जाते तो नोटों के अंबार लग जाते। हिकमत मेरा गुलाम बन गया। न जाने क्या क्या कहता रहता। उसका ख्याल था कि मैं कोई पहुंचा हुआ आदमी था या मेरे पास रूहानी ताकतें थी।
तकरीबन 24 दिन हो गए थे मुझे उसके साथ रहते, और इस दौरान हिकमत के और मेरे पास लाखों रुपए आ गया। तब हमने ये तय किया कि इस जगह को छोड़कर कोई ढंग की जगह ली जाए। हिकमत भी इस बात से मुत्तफिक था। फिर जब दौलत हाथ में हो तो दुनिया का कौन सा काम है जो आसान ना हो। हमने एक खूबसूरत सा बंगला खरीदा। हिकमत की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पाँव चूमता और कहता कि वो कौन सी नेक घड़ी थी जब मेरा उसका आमना सामना हुआ। उसके दिल में आरज़ुएं थी जिन्हें वो पूरी करना चाहता था। एक अच्छा इंसान था। मैंने उससे कह दिया था कि अब जेब तराशी ना करे, और उसने मुझसे वादा कर लिया और कहा कि अब उसकी क्या ज़रूरत है। फिर उस दिन गालबन पहली तारीख थी जब हिकमत ने कहा, कोई ख़ास मसरूफियत नहीं। क्यों? वो मुर्शिद के पास चलना है। और उसने कहा। मैं हैरत से उसकी सूरत देखने लगा। मुर्शिद से मिलोगे तब मैं उनके बारे में बताऊंगा। बहरहाल मैं उसके किसी काम में मुदाखलत नहीं करता था। उसने बाजार से जो खरीदारी की उसे देखकर मुझे हैरत हुई। घर का पूरा राशन था, आटा, नमक, दाल, शक्कर, गर्ज हर वो चीज़ जो किसी के काम आ सकती थी। उसने एक मखसूस मिकदार में साथ ली और उसके बाद मुझे लेकर चल पड़ा। मैं खामोश था, लेकिन दिल में सोच रहा था कि देखें ये मुर्शिद क्या चीज़ है। साजो सामान से लदी फंदी टैक्सी अहमदपुर के एक नवाही इलाके में एक ऐसे छोटे से मकान के सामने रुकी जो मस्जिद के बराबर बना हुआ था। मस्जिद ही की ज़मीन का एक हिस्सा था जिसे खुद मकान की शक्ल में दिया गया था। हिकमत ने नीचे उतर कर सामान उतारना शुरू कर दिया। मैं भी उसका साथ दे रहा था। पता नहीं यहाँ कौन था जिसे हिकमत मुर्शिद के नाम से पुकारता था। फिर हिकमत ने सामान उतारने के बाद टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और उसके बाद मकान के दरवाजे की जंजीर बजाई। दरवाज़ा एक खूबसूरत सी लड़की ने खोला। दुबले पतले बदन की मालिक, इतना शफाफ चेहरा कि अगर पानी की बूंद भी पड़ जाए तो चमक उठे। लंबी पलकें, सतवां नाक, कुदरती तौर पर सुर्ख लब, हुस्न जमाल की सूरत थी वो। मामूली लिबास में मलबूस, काले बाल, सफ़ेद चेहरे पर घटाओं की मानिंद उमड़े थे, लेकिन बेतरतीब। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मुस्कुराते हुए उसके दांत मोतियों की तरह चमक उठे। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से हिकमत को देखते हुए कहा, आइए भाई जी, अभी मस्जिद में गए हैं अब्बू, मुझसे कह गए थे कि आप आते होंगे। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने जल्दी से मैला दुपट्टा सर पर खींच लिया, लेकिन मेरे होशो हवास पर जो खुदी तारी थी उसने मुझे चंद लम्हात के लिए दुनिया से गाफिल कर दिया। मेरी ज़िंदगी के तमाम अबवाब आपके सामने हैं। हुस्नो इश्क का तो मेरी ज़िंदगी में दखल ही नहीं। वक्त ने मोहलत ही नहीं दी। मैं खुद हंसकर खामोश हो गया। भला मुझ जैसे इंसानों के लिए ज़िंदगी का ये हुस्न कहाँ? मैं तो खुद अपनी मुसीबतों का शिकार था। हिकमत अपना लाया हुआ सामान उठाकर अंदर मुंतकिल कर रहा था। लड़की ने उसे अंदर जाने की जगह दे दी। मैं दरवाजे पर खड़ा था कि कुछ लम्हों के बाद हिकमत बाहर आया तो उसने कहा, अरे नादर यार, मेरी मदद करो। अरे हाँ, मैंने कहा और संभल गया। मेरी निगाहों के सामने अभी तक बिजलियाँ कड़क रही थीं, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरे सामने हो। लड़की वहाँ से हट गई, लेकिन मेरे दिल पर अभी भी उसकी सूरत नक्श थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो तादाद लड़कियों में से एक थी। हुस्न और जमाल की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर एक बार आदमी कभी भूल ना सके। लड़की शायद मस्जिद में अपने बाप को इतला देने चली गई। तमाम सामान घर में पहुंचाने के बाद हम फारिग हो गए तो हिकमत ने कहा, आओ अंदर मस्जिद में चलें, मुर्शिद वहीं होंगे। मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। गालबन कोई दरवाज़ा अंदरूनी तरफ मस्जिद में भी खुलता था। हमें बाहर की सिमत से ही जाना पड़ा क्योंकि बहरहाल यह किसी का घर था। अभी हम सीढ़ियों तक पहुँचे कि लड़की मस्जिद के बड़े दरवाजे से आई और उसने हैरान होकर कहा, अब्बू कहते हैं कि वो बाहर आ रहे हैं, आप बाहर रुके। बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल हिकमत रुक गया। मैं भी उसके साथ खड़ा था। फिर अंदरूनी दरवाजे से ही गालबन वो साहब अंदर आए जिन्हें हिकमत मुर्शिद कहकर पुकार रहा था। हम मकान के दरवाजे पर आ खड़े हुए कि लड़की फिर आई, आइए अंदर आइए। हम अंदर दाखिल हुए। बड़ा सा कमरा रोशन था। इसमें एक जिससे हमने सामान अंदर पहुंचाया। कुछ और भी होगा इस मकान में, लेकिन हमने नहीं देखा। अलबत्ता मैंने उन साहब को देखा। दोनों पाँव टखनों के पास से कटे थे, सफ़ेद लिबास में मलबूस थे, चेहरा नूरानी था, टोपी पहने थे। हिकमत ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। मैंने भी सलाम किया, लेकिन मेरे सलाम का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिकी थी। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने किसी कदर सर्द लहजे में कहा, बैठिए आप लोग। हिकमत मियाँ कैसे हो? ठीक हूँ। आपकी तबीयत कुछ ख़राब मालूम होती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। गौहर बेटी, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। बड़े मियाँ ने आवाज़ लगाई और मैं बेख्तियार अंदरूनी दरवाजे की जानिब देखने लगा। न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्वाहिश बार बार उठ रही थी कि लड़की बाहर आती रहे। अब मुझे उसका नाम भी मालूम हो गया। उसका नाम गौहर था। क्या ही खूबसूरत नाम था। नाम रखने वाले ने उसकी शख्सियत से बिल्कुल हम आहंग नाम रखा था। मुर्शिद, आप खैरियत से हैं? हिकमत ने पूछा तो कहने लगे, हाँ, अल्लाह का करम है और तुम्हारे राज में जी रहे हैं।
انہوں نے میری طرف اشارہ کیا, یہ صاحب کون ہے, تم نے تعارف نہیں کروایا. نادر نام ہے جی اس کا. اچھا, مرشد نے کسی قدر حیرانی سے کہا. اس کے لہجے کی حیرانی کو ہم دونوں نے محسوس کیا. حکمت بول اٹھا, آپ کو اس نام پر حیرت کیوں ہوئی مرشد؟ ارے نہیں, بس یوں ہی, میں نے تو محسوس کیا ہے. ہاں نادر میاں, والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ان بزرگ نے سوال کیا. میں چونک پڑا اور پھر میں نے انہیں اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آہستہ سے بولے, تعجب ہے. حالانکہ یہ الفاظ انہوں نے بڑبڑاہٹ میں کہے تھے, لیکن میرے لیے اب میرے حیران ہونے کی باری تھی. میں نے کہا, حکمت نے مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کروایا, بس مرشد کہہ کر پکارتا رہا. میرے دل میں شدید تجسس تھا کہ آپ کے بارے میں جانوں. میاں ایک بات کہیں آپ سے؟ مرشد اچانک بولے. جی فرمائیے. ہمارا نام وصال الدین ہے. حکمت, کیا تم نے اپنے دوست کو ہمارے نام نہیں بتایا؟ میں نے سوچا کہ مرشد سے آپ کا تعارف ہو جائے تب ہی بتاؤں گا انہیں. بس پہلی تاریخ تھی, آج یہاں آنا تھا. میں نے ان سے کہا کہ مرشد کے پاس چلنا ہے. اچھا تو خیر میاں, نادر نام بتایا نا تم نے اپنا؟ جی مرشد. تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں مرشد نہ کہو, نام بتا دیا ہے نا ہم نے تمہیں. ہمارا نام وصال الدین ہے. اچھا تو جو کہیں اس کا برا تو نہیں مانو گے؟ جی نہیں. کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے ایک عجیب سوال کیا. جی ہاں, کیوں نہیں. بسم اللہ کر کے ذرا ہمیں کلمہ سناؤ. وہ بولے اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے انہیں کلمہ سنایا تو وہ عجیب سی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گئے. پھر انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا, اس کا مطلب ہے کہ تم کسی برائی کا شکار ہو. میں نے کہا, بزرگوار میں سمجھا نہیں. ذرا سا آگے آؤ, ہم تو معذور ہیں, تمہیں ہی تکلیف دیں گے, اور پھر ہماری عمر کا بھی فرق ہے. آگے آؤ میاں, ذرا میرے پاس بیٹھو. میں آگے بڑھا اور وصال الدین کے پاس بیٹھ گیا. دونوں ہاتھ سامنے کرو. میں نے دونوں ہاتھ سامنے کیے تو انہوں نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے ناک کے قریب لے جا کر سونگتے رہے. پھر دوسرا بھی سونگا اور افسوس بھرے انداز میں گردن ہلانے لگے. میں اور حکمت حیرت میں دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مرشد کہنے لگے, ایک بات کہوں, بہت افسوس ہے, لیکن مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں آگاہ کروں. جی وصال الدین صاحب, آپ کے اس عمل سے میں شدید حیران ہوں. کسی بد نصیب نے تمہارے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے. تم سے تمہارا ایمان چھین لیا ہے, تمہارے ذہن سے سب کچھ نکال لیا ہے. اور اب سچی بات یہ ہے کہ بے شک تم نے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہا, لیکن یہ صرف تمہاری قوت ارادی ہے کہ تمہیں درود شریف اور کلمہ یاد رہا, ورنہ تم سے تمہارا دین بھی چھینا جا چکا ہے. میں نہیں سمجھا بات آپ کی وصال الدین صاحب. کاش ہم تمہیں اس وقت کچھ سمجھا سکتے, لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ تم کوئی آسیب زدہ ہو, کوئی آسیب تمہارے جسم سے چمٹ چکا ہے. دیکھو بیٹے, یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پر اپنی علمیت کا روب جھاڑ رہے ہیں. ہم نے تمہیں مسجد میں آنے سے اسی لیے منع کر دیا تھا کیونکہ ہمیں تمہارے بدن سے آسیب کی بو آ رہی تھی. میں دھک سے رہ گیا. مجھے اور مونگا یاد آ گیا, وہ جاپ یاد آ گئے جو میں نے پڑھے تھے, اور کمبخت رادن لال کا گھر یاد آ گیا جہاں میں نے ایک بہت عرصہ وقت گزارا تھا. غور کرنے کی بات تو تھی جب کہ پہلے غور نہیں کیا گیا, لیکن وصال الدین نے جو کچھ کہا تھا وہ سمجھ میں آ گیا. دل کو ایک عجیب سے غم کا احساس ہوا. حالانکہ میرا مذہب سے اتنا گہرا تعلق نہیں تھا, لیکن بہرحال ایک شناخت تھی کہ میں مسلمان ہوں, اور اس بات سے میں خوش بھی تھا. اب اچانک معلوم ہوا تو میں غمزدہ ہو گیا. اتنے میں گوہر چائے بنا کر لے آئی. چائے کے برتن اس نے میرے سامنے رکھے اور پیچھے ہٹ گئی. میری نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں. وصال الدین صاحب کے عقب میں کھڑی وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی. مجھ سے اس کی نگاہ ملی تو اس کی نظریں جھک گئیں. ایک عجیب سا انداز تھا. پھر وہ گردن جھکائے واپس پلٹی اور اندرونی کمرے میں چلی گئی. وصال الدین نے کہا, حکمت میاں, مہمان کو چائے پیش کرو. حکمت نے میرے ساتھ سامنے چائے رکھی. وصال الدین نے بھی اپنی پیالی اٹھائی اور بولے, مجھے احساس ہے کہ میں نے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا, لیکن میرا فرض تھا, اور یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم مکمل طور پر کلاش نہیں بلکہ ابھی کچھ باقی ہے. میں سمجھا نہیں جناب, میں نے کہا, اور وصال الدین صاحب نے فوراً میرے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئے, اور پھر بولے, تم کسی دن دوبارہ میرے پاس آنا. میں نے کہا, آپ حکم دے تو میں ضرور آؤں گا. ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اگر برا نہ محسوس کرو. میں نے کہا, ارشاد. کسی مسجد میں کبھی داخل نہ ہونا, کسی مزار پر بے دھڑک نہ چلے جانا. ہر جگہ ایک حد ہوتی ہے. تم جس ذلت میں مبتلا ہو چکے ہو اس کے لیے ایک حد مقرر ہے. کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکلے, کیونکہ تم جان بوجھ کر اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ کوئی انوکھی بات ہوئی ہے. دیکھو میاں, ہم نہ درویش ہیں نہ کوئی اللہ والے. اللہ کے نام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں, صرف چند باتیں معلوم ہیں, کتابوں سے پڑھی ہیں, انہی کی روشنی میں تم سے تمہاری کہانی سنیں گے اور اس کا حل سنائیں گے. میں کب حاضری دوں؟ میں نے کہا, یہ تو خانہ بے تکلف ہے, بس یہی ملا کرتے ہیں ہم, نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا.
तो फिर मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा करना, ज़ोहर के बाद आ जाना, मगरिब तक थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, उसी दौरान गुफ्तगू करेंगे। हिकमत खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था। चाय पीने के बाद हम उठे और मौलवी विसालुद्दीन से इजाज़त लेकर बाहर निकल आए। हिकमत खामोश था। थोड़ा फासला तय करने के बाद हमें टैक्सी मिली और हम टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मेरे दिल पर गम के साए थे, अजीब सी घुटन थी। खामोशी से टैक्सी में सफ़र करते रहे। हमारी रिहाइशगाह हर लिहाज से खूबसूरत थी। अभी तो हम इसकी सही लज्जत भी नहीं उठा सके कि मेरे दिल पर गम के साए मंडलाने लगे। हिकमत ने कोई बात नहीं की, मगर अजीब सी कैफियत का शिकार था। यहाँ दाखिल होने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। फिर उसने कदम रखते हुए कहा, हकीकत यह है कि कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमें अपनी ऐसी रिहाइशगाह होगी और हम अपने मकान की हैसियत से किसी मकान में दाखिल होंगे। माफ़ करना मेरे दोस्त, तुमने मुझे अपने दिल में जो मकाम दिया है उसके तहत मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ मौजूद किसी चीज़ को गैर तसव्वुर करूँ। हालांकि ये सब कुछ तुम्हारा अपना है, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे अपना कहूँ। मैंने मोहब्बत भरी नज़रों से हिकमत को देखते हुए कहा, सारी बातें तुम जानते हो हिकमत, यूँ समझ लो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई है भी तो वो मुझसे इस कदर दूर हो चुका कि अब उसका तसव्वुर भी मेरे जहन से निकल चुका। बचपन में माँ को छोड़ा था, 2 सौतेले बहन भाई थे, उन्हें भी भूल गया। अब ना मैं उन्हें याद होऊंगा और ना वो मुझे याद हैं। चुनाचे इस भरी दुनिया में मैं तन्हा ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ जिस तरह युवा, कम से कम तुम्हें इसका एहसास है कि मेरे खलूस में कितनी पायदारी है। इस जगह को ना मेरा समझो ना अपना, बस ये हम दोनों की तकदीर है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ, सोच रहा हूँ 1-2 दिन पुरानी बस्ती वालों को अपने इस घर में दावत दूँ, ख़ास तौर पर खाला रुकैया को। बहुत ही मुखलिस खातून थी। खाला रुकैया का ख़ास ख्याल रखना है, उनके खलूस का जवाब देने का सही वक्त अब है। क्यों नहीं। हम तमाम ज़रूरियात से फरागत के बाद बड़े कमरे में आ बैठे। हिकमत ने कहा, हम यहाँ कोई मुलाजमा रख सकते हैं, मुनासिब तनख्वाह देंगे, घर के काम काज, खाना पकाना, सफाई के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं ख़ुद भी यही सोच रहा हूँ, सिर्फ एक मुलाजमा बल्कि एक माहिर हर काम का रख लिया जाए। बड़े आदमी हो गए हैं यार हम तो, वरना इससे पहले तो हकीकत यह है कि खुद ही किसी घर में मुलाजमत के काबिल थे। हिकमत ने हंस कर कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, यार मगर ये ना समझना कि सारा बार तुम पर ही डालना चाहता हूँ। देखो, हमारी आमदनी का जो ज़रिया है अगर किसी वक्त बंद हो जाए तो फिर तुम मुझे इजाज़त दे देना, सारे काम एक जैसे होते हैं। हिकमत, तुमने विसालुद्दीन साहब के अल्फाज के बारे में सोचा? मैंने कहा, और वो संजीदा हो गया और खामोश रहने के बाद उसने कहा, सोचा है। क्या सोचा है? साफ गोई से कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं यार, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। यार मेरी ज़िंदगी भी तो गुनाहों में गुजरी है, तुमसे भी अगर कोई गलती हो गई है तो मैं जानता हूँ कि वो मजबूरी होगी। बता सकोगे कि विसालुद्दीन साहब कौन है? एक सीधे साधे इंसान, गौहर उनकी बेटी है, उसके सिवा दुनिया में उनका और कोई नहीं। कहा जाता है कि सारी उम्र उन्होंने इसी मस्जिद में बसर की है, बल्कि मस्जिद की तामीर ही इन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से करवाई और बस अब इसमें नमाज पढ़ाते हैं। मैंने पूछा, वो अपाहज कैसे हुए? और हिकमत के चेहरे पर अजीब से गम छा गया। आहिस्ता से बोला, मेरी वजह से। अरे क्या मतलब? मैंने हैरत से उसे देखा। हिकमत के चेहरे पर अफसरगी नजर आ रही थी। उसने कहा, हाँ मेरी वजह से। मगर कैसे? यार वो एक फुटपाथ पर जा रहे थे, मैं कल्लाश था, जेब में कुछ नहीं था, भूख लग रही थी मुझे, उनकी जेब में कुछ रकम महसूस हुई। मैंने उनकी जेब से वो रकम निकाली, लेकिन उन्हें पता चल गया। वो बेचारे हाथ उठाकर मेरी जानिब दौड़े और मैंने सड़क पार कर ली। वो खुद मेरे पीछे भागे और ट्रक की जद में आ गए, दोनों टांगें कट गई। बहरहाल ये हो गया तो मेरा दिल खून खून हो गया। उसके बाद तुम यूँ समझ लो कि मैंने उन्हें अपनी जिम्मेदारी बना लिया। उन बेचारे को आज तक मालूम नहीं कि वो बदनसीब मैं था जो उनके अपाहज होने का बायस बना। वो मेरी शक्लो सूरत नहीं देख पाए। एक अजीब सा मसला था उस वक़्त। जो रकम उनकी जेब में थी वो उनके लिए बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि वो मस्जिद का चंदा था जिसे वो किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते थे। बहरहाल उसके बाद मैंने खुद उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उस वक़्त तक उनकी खातिरदारी करता रहा जब तक वो सेहतयाब नहीं हो गए। लेकिन उनकी दोनों टांगें कट चुकी थी, वो ना जुड़ सकी। चनाचे बेचारे आपाश हो गए। मैं उन्हें घर ले आया। हर चंद के मैंने गौहर को अपनी बहन बनाया और उसके बाद से आज तक जो कुछ मुझसे बन पड़ा करता हूँ। हर यकम तारीख को उनके यहाँ राशन पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं। गौहर मुझे भाई समझती है। इस तरह अल्लाह ने मुझे एक बहन दी जिसका फ़र्ज़ मैं अपने कंधों पर महसूस करता हूँ। मैं आज तक अपने गुनाह को कभी माफ़ नहीं कर सका। उस दिन के बाद से यकीन करो नादिर, मैंने इतना ज़रूर किया
कि कभी किसी नादार की जेब पर हाथ नहीं डाला, चाहे कितनी ही ज़रूरत हो। काम तो मेरा चलता है, लेकिन ऐसे लोगों को ताड़ता हूँ जो भरपूर महसूस होते हैं और उनकी जेब मारकर दुख नहीं होता। बहरहाल अपने गुनाह को गुनाह समझता हूँ। मैंने अपने दिल को बहुत हल्का महसूस किया है। मैं ये नहीं कहता कि हम जायज़ ज़रिए से अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन मजबूरी सब कुछ करवा लेती है। मैंने कहा, मगर तुम्हारे बारे में मिसालुद्दीन साहब के जो अल्फाज हैं मुझे बड़े अजीब लगे। ये सब क्या है नादिल? बदनसीबी की कहानियाँ मुख्तलिफ होती हैं। मेरी बदनसीबी की कहानी बहुत लंबी है। तुम यकीन करो, किसी भी ऐसी बात के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा जिससे तुम्हें उलझन हो। एक बात बताओ, क्या तुम वाकई विसालुद्दीन साहब के पास जाओगे? मैंने कहा, मैं ज़रूर जाऊँगा। शायद मैं उन्हें बड़ी खुशदिली से मुर्शिद कहता अगर इस काबिल होता। वो अगर इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी तरह मुश्किल तुम्हारी टाल सके तो समझ लो जान की बाजी लगा देंगे। मेरी यही राय है कि उनसे ज़रूर मिलना। मैं तुमसे तुम्हारी कहानी पूछने के लिए ज़िद करता, लेकिन मुनासिब नहीं। पहले तुम विसालुद्दीन साहब से मिल लो और उनको बताओ। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद सोने का फ़ैसला किया। हम अपनी ऐशगाह के कमरे दाखिल हुए, जिसमें हमने अपने बेडरूम अलग अलग बनाए थे। आज बिस्तर पर लेटने के बाद दिल की बड़ी अजीब हालत थी। एक तस्वीर आंखों में रक्सा थी, घनी पलकें, दूध जैसा सफ़ेद चेहरा, आसमान से उतरी हूर मालूम हो रही थी। हाँ, वो गौहर थी जिसे मैंने एक लम्हे में अपने दिल की गहराइयों में उतार लिया था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स निहायत कीमती हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।